हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने वीक एसिड और वीक बेस की पीएच के बारे में डिस्कस किया था। वीक एसिड और वीक बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। और हमने ये देखा था कि किसी भी वीक एसिड और वीक बेस का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो होता है के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, क्योंकि हम इस केस में 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर मैं आपको सम अप कर दूं तो एच ए गिव्स एच प्लस ए माइनस, ठीक है, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। और अगर सी कंसंट्रेशन लिया है तो ये हो जाएगा, तो के आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और ए माइनस एच ए। और अब मैं अगर इनकी वैल्यू डाल देता हूं तो एच प्लस के अल्फा सी या 1 माइनस अल्फा सी इंटू सी से सी कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। और अगर वीक एसिड है, जब मैंने बताया था कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक एसिड हो, वीक बेस हो, अगर उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अगर उसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो अप टू 10% है, ठीक है, या लेस देन 10% है, सॉरी लेस देन 10% है, तो उस केस में हम 1 माइनस अल्फा में अल्फा की वैल्यू इग्नोर करके और 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 लेकर और अल्फा स्क्वायर सी ले लेते हैं। अब ये के ए का मतलब हो जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और या के बी लगा दूंगा तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। और यहां देखो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगा अल्फा सी, और अगर बेस होगा तो OH माइनस आयन इक्वल्स टू अल्फा सी हो जाएगा। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन था अल्फा सी, और यहां पर दूसरा अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल्स टू रूट के बाय सी, ठीक है। तो अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दूं मैं, अब ये वाली अल्फा की वैल्यू अगर मैं इधर डाल देता हूं तो हमारे पास आ जाता है रूट अल्फा इक्वल्स टू एच प्लस आयन, अल्फा की वैल्यू क्या के सी, तो ये सी, तो H प्लस आयन इक्वल्स टू, ये चार फॉर्मूले हैं, K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, H प्लस आयन इक्वल्स टू अल्फा सी। अब मैंने इसी को इस तरह से लिख लिया, अल्फा इक्वल्स टू रूट के सी, और फिर H प्लस आयन इक्वल्स टू अल्फा सी है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू ये यहाँ पर अल्फा की जो ये वाली वैल्यू है ये रख दूंगा, तो ये नया फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन बेसिक फॉर्मूलों को यूज करके हम वीक एसिड की H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और अगर बेस होगा तो ये OH माइनस आयन आ जाएगा, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन से फिर हम pH निकाल लेते हैं। ये सारा मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए बताया, केवल समअप दिया है, शॉर्ट समअप, जो मैं प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इज, तो यहां पर हमारे को आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिडिक एसिड का क्या दे रखा है, के ए दे रखा है हमको 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। एट व्हाट कंसंट्रेशन विल बी डिसोसिएटेड टू 2%, यानी ये अल्फा की वैल्यू बोल रहा है 2%, अल्फा की वैल्यू 2% मतलब 2/100, इसका मतलब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 0.02, 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम, तो परसेंट हटाऊंगा तो 100 ले लिया, ये आ गया बेटा। अब ये अभी मैंने बताया आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या, K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा इक्वल्स टू रूट के बाय सी। खैर हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसंट्रेशन का पूछा है, तो हमारे को ये करने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो सी की वैल्यू पूछी है, के और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा के अपॉन अल्फा स्क्वायर। के क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और अल्फा की वैल्यू क्या है 0.02 इंटू 0.02, तो ये देखो 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये आ रहा है 0.18 डिवाइड बाय 4, और मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो 0.0, यानी डी आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये कंसंट्रेशन है, यानी जब हम 0.045 कंसंट्रेशन हमारा आंसर है, if the ionization constant of acidic acid is 1.8 into 10⁻⁵, at what concentration will it be dissociated 2%, यानी 0.045 मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन जब हम एसिडिक एसिड की लेंगे तो इस कंसंट्रेशन पर वो 2% उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा।
मैंने अधिकतर कहा है कि आपको 2%, 3%, 4%, 6% इतना ही डिसोसिएशन देकर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। खैर, इसी तरह से हमने आगे डिस्कस किया था रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैंने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लो। जैसे ये HA1 एसिड है बेटा, ये HA1 एसिड है और ये H+ और A1 देगा, तो ये 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा सी, तो ये अल्फा 1, ये अल्फा 1 और अल्फा 1 होगा, ठीक है। और इसका 2 एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है हमारे को, Ka1 गिवन है हमारे को 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और हमारे पास अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी रूट Ka1/C, Ka1/C। और इसी तरह से अगर मैं अल्फा 2 ले लूं बेटा, तो अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट Ka2/C, और Ka2 की वैल्यू हमारे को गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अच्छा, अब मैंने कंसंट्रेशन क्यों नहीं, क्योंकि जब हम दो डिफरेंट एसिड्स को बेटा, जब हम दो डिफरेंट एसिड HA1 और HA2, जब ये दो डिफरेंट एसिड है तो हम इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो दोनों दो डिफरेंट सॉल्यूशन लेंगे बेटा, दो डिफरेंट सॉल्यूशन लेंगे और दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन का इक्वल कंसंट्रेशन लेंगे, क्योंकि हम जब दो डिफरेंट एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम लेंगे। जैसे दो डिफरेंट क्रिकेट टीम्स हैं और अब उनकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो दोनों क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और एक ही एज ग्रुप के होते हैं, तो कंसंट्रेशन सेम हुई। तो यहां पर भी क्या हुआ, वही वाली बात है, कंसंट्रेशन सेम हुई। तो कंसंट्रेशन सेम रखकर ही हम दो डिफरेंट एसिड्स या दो डिफरेंट बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। तो अब मैं यहां पर मैंने क्या कहा था, अल्फा 1 और अल्फा 2 का जो रेशियो है, जो जिसका एक सी कंसंट्रेशन पर इसका अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका अल्फा 2। अब अगर अल्फा 1, अगर सपोज करो अल्फा 1 ज्यादा आता है अल्फा 2 पर एट सी कंसंट्रेशन पर, तो हम बोलेंगे HA1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HA2 से, और अगर अल्फा 1 से ज्यादा अल्फा 2 है तो हम बोलेंगे HA1 वीक एसिड, HA1 ज्यादा वीक एसिड है HA2 से। तो हम अल्फा 1/अल्फा 2 कर दे, तो जो रेशो होते हैं अल्फा 1/अल्फा 2 के, ठीक है ना, वही रेशियो क्या बताएंगे, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा 1/अल्फा 2, सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन तो सेम है, तो आ जाएगा Ka1/Ka2। अब अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2, अब इसका रेशियो जो हम फाइंड कर लेंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, तो अल्फा 1/अल्फा 2। अल्फा 1 क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ HA1, अल्फा 1 क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ HA1, अल्फा 2 क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ HA2 इज इक्वल्स टू, अब Ka1 की वैल्यू कितनी है, Ka1 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं बेटा, तो मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 4/1। इसका मतलब अल्फा 1:2 अल्फा 2 का जो रेशियो है वो है 4:1, तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा। और ये फिक्स है कि देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो Ka है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि, तो देखो वैसे तो हमको वैसे ही मालूम पड़ रहा है कि HA1 और HA2 में आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका ज्यादा है, HA1 और HA2 में HA1 का आयोनाइजेशन कांस्टेंट 3 इंटू 10⁻⁴ है और HA2 का है 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट से तो ये क्लियर हो ही चुका था कि हमारा HA1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HA2 से, पर अब ये कितना टाइम ज्यादा मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको पता करने के लिए हमने ये वाला लिया, और ये चीजें भी मैं प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पर।
अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आता है रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। तो जो रिलेशन बिटवीन के एंड के बी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी, तो ये है ना ब्रांस्टन-डोरी थ्योरी से हम फाइंड आउट करेंगे, या यूं बोलूं थोड़ा सा यहां पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीन से ये आउट हो रहा है तो मैं क्लियर कर दूं। ये यहां पर ये लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। तो के और के बी के बीच में रिलेशन क्या आएगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो हम ब्रांस्टन-डोरी थ्योरी यूज करते हैं। सपोज करो ये बी है, बी एक बेस है और ये H2O में जाएगा, तो यहां पर ये हुआ कि प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और प्रोटॉन ट्रांसफर होकर ये बन गया बेटा। तो इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन ये ट्रांसफर हुआ, तो ये बेस हो गया इसलिए बी से डिनोट कर दिया, और ये कंजुगेट एसिड हो गया। यानी ये तो हमारा बेस हो गया और इस बेस का ये कंजुगेट एसिड हो गया। तो यहां पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर के और के बी को डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर मैं यहां के की वैल्यू लिखूंगा तो यहां पर मेरे पास जो के की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा BH प्लस OH माइनस B एंड H2O। सिमिलरली अगर मैं इसी BH प्लस को, जो ये अब एसिड है, अब अगर ये मैं इसको अलग से देखूं, सपोज करो मेरे पास प्योर BH प्लस है, अब मैंने इसको वाटर में डाल दिया, तो ये एसिड है तो प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा तो ये बन जाएगा H3O प्लस और B। मतलब यहां पर जो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ वो प्रोटॉन ट्रांसफर यहां से यहां हुआ, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस हुआ, ये प्रोटॉन डोनर है तो एसिड हुआ। अब यहां पर ये बेस के लिए ये बेस का के है तो ये बेस का केबी हो जाएगा, ठीक है, के नहीं है केबी है, क्योंकि हम इसको बेस लिया है तो केबी है। केबी इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, तो वो इसका ये बनेगा। अब ये एसिड है तो इसका एसिड का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, के इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, इसमें ये आ जाएगा H3O प्लस B और BH माइनस H2O, ये आ जाएगा इसका के। इस इक्वेशन का के भी ये है और इस इक्वेशन का के ये है। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो कैंसिल क्या हो रहा है, अब फर्स्ट बी से बी कैंसिल हो गया, बी प्लस से बी प्लस कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो यहां आएगा के इंटू के बी, ठीक है, यह आएगा के इंटू के बी, ठीक है ना। तो के इंटू के बी करो, यानी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो अब नेट रिजल्ट क्या बना हमारे पास, ट्वाइस मोलिक्यूल वाटर 1H3O प्लस, और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर का जो H प्लस आयन है वो वाटर के अंदर H3O प्लस आयन के फॉर्म में रहता है, इसीलिए मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो इसका मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन किसका प्रोडक्ट है, H3O प्लस और OH माइनस का। H3O प्लस और OH माइनस का ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, KW। इसका मतलब ये क्या है, रिजल्ट क्या है, KW है बेटा। ये KW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो K इंटू KB हमेशा किसके बराबर आता है, वीक एसिड। और सॉरी, K इंटू KB यानी K और KB क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है। ये इस बेस का कंजुगेट ये एसिड है, और तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर के जो K और KB है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, आयनिक प्रोडक्ट किसका, वाटर का। तो K इंटू KB किसके बराबर हो गया, तो K इंटू KB, अगर आपसे कभी कोई पूछे तो K इंटू KB का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके बराबर आता है, KW के। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के K इंटू KB इक्वल्स टू Ka इंटू KB इक्वल्स टू
Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से नेगेटिव लॉग Ka से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, नेगेटिव लॉग Ka से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? तो हम नेगेटिव लॉग Ka को लिखते हैं Pka प्लस नेगेटिव लॉग इसको लिखेंगे Pkb, इसको लिखेंगे Pkw। K इसका मतलब यह हुआ कि Ka इंटू Kb का हमेशा प्रोडक्ट 10⁻⁻14 आएगा। कब? 8298 केल्विन टेम्परेचर पर। 8298 केल्विन टेम्परेचर, तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर Ka इंटू Kb का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 10⁻⁻14 के। या यूं बोलो Pka प्लस Pkb किसके बराबर हो जाएगा? Pkw, और Pkw की वैल्यू कितनी होती है? 14 एट 298 केल्विन पर। तो ये किसके लिए ट्रू है? फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ट्रू है ये। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डाई एंड पॉली बेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, मतलब समझना, पॉली बेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ? जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 कितने H प्लस आयन देगा? H2SO4 देगा 2H प्लस आयन। ठीक है, तो हम H2SO4 को बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। इसी तरह से H3PO4 का वन मॉलिक्यूल क्या देगा? वन मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होगा तो देगा, कंप्लीट आयोनाइज होगा तो 3H प्लस एंड 1 फॉस्फेट आयन। तो इसको बोलेंगे हम ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है और ये क्या देगा? कैल्शियम प्लस 2 एंड 2OH माइनस। तो देखो एसिड की कौन होती है? मैंने बताया था एसिड की बेसिसिटी होती है। एसिड की बेसिसिटी होती है, और बेसिसिटी क्या होती है? वो कितने H प्लस आयन दे रहा है। जैसे H2SO4 की बेसिसिटी 2 है क्योंकि 2H प्लस आयन दे रहा है। H3PO4 की बेसिसिटी 3 है क्योंकि 3H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए इसको ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे, इसको डाई बेसिक एसिड। इसी तरह से बेस की एसिडिटी होती है उल्टा, वो कितने OH माइनस आयन दे रहा है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस आयन दे रहा है, तो इस बेस की एसिडिटी 2 है, इस बेस की एसिडिटी 2 है, यानी यहां पर इसको हम बोलेंगे डाई एसिडिक बेस, यानी डाई एसिडिक बेस। इसका मतलब क्या हुआ? वो 2 OH माइनस आयन दे रहा है, डाई एसिडिक बेस। तो ये एक ऐसा बेस है जो 2 OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर वो जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है? 3 OH माइनस, तो इट इज ट्राई एसिडिक बेस। आई थिंक इन एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट यू मीन बाय डाई बेसिक एसिड, यानी एक ऐसा एसिड जो कंप्लीट आयोनाइजेशन होने पर उसका 1 मोल 2 मोल H प्लस आयन देगा, ट्राई हो तो 3 देगा, टेट्रा हो तो 4 देगा। अब हम इनके स्टेप वाइज, फॉर एग्जांपल H2S ले लूं मैं, तो H2S डाई बेसिक एसिड है, H2S डाई बेसिक वीक एसिड है, H2S डाई बेसिक वीक एसिड है। तो H2S क्या देगा? इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन होगा तो HS माइनस एंड H प्लस, तो ये हो जाएगा इसका Ka, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अगर मैं इस फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट का this is the K1 beta. Ka1 is the first ionization constant. Second, ये देखो बेटा, तो यहां पर ये सल्फाइड आयन S-2 और H प्लस, ये इसका हो जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जो सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसमें क्या है? S-2 H प्लस
न्यूमरेटर में प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट। तो यहां न्यूमरेटर में तो प्रोडक्ट आयन आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रिएक्टेंट आयन आ जाएगा। अब अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जैसे कि पहले कर रहा था मैं, तो ये देखो H माइनस से H माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा H2S गिव्स 2H प्लस आयन ये रहे और S माइनस 2। अब मैं अगर इसका Ka3 निकाल दूं, नहीं इसको Ka3 नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा Ka। Ka इज द ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये तो स्टेप आयोनाइजेशन कांस्टेंट है बेटा। फर्स्ट स्टेप का आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1, सेकंड स्टेप का आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 और ये ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी दोनों स्टेप को जोड़ दिया मैंने। तो ये देखो बेटा H प्लस का स्क्वायर, S माइनस 2 का, H2S का, और ये ओवरऑल क्या है मैंने अभी बताया था। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कैसे आया, तो मैं वापस क्लियर कर देता हूं। तो K मैं बोल रहा हूं, अब K जो आएगा, अब जो K वैल्यू है, अब देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं K1 इंटू Ka2, मैं ये कह रहा हूं कि Ka1 इंटू Ka2 ओवरऑल Ka के बराबर आ रहा है। ओवरऑल किसके बराबर आ रहा है? Ka के बराबर आ रहा है। तो आप Ka1 और Ka2 को मल्टीप्लाई करो तो अपने पास Ka का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं Ka1 की वैल्यू क्या है? Ka1 की वैल्यू है Ka1 इंटू Ka2 इक्वल्स टू Ka। तो Ka1 क्या है? Ka1 है HS माइनस, ये वाला वैल्यू लिख रहा हूं, H प्लस H2S इंटू S माइनस 2 H प्लस HS माइनस। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो कैंसिल क्या हो रहा है? HS माइनस से HS माइनस कैंसिल हो गया, तो ये अब मेरे पास आ गया H प्लस का स्क्वायर S माइनस 2 S2S। और आप देख लो Ka1 इंटू Ka2 Ka आया ना, ये वाली वैल्यू ये रही। तो मैंने ये प्रूव कर दिया आपको, क्योंकि मैंने जब K और Kb में बताया था तो मैंने लिख दिया था डायरेक्ट आंसर। तो देख लो ये आ गया ना, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ रही। तो मैं लिख सकता हूं ना Ka1 इंटू Kb इक्वल्स टू Ka, और अगर दोनों तरफ नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा Pka1 प्लस Pka2 इक्वल्स टू Pka। तो Ka1 इंटू Ka2, तो इनको स्टेप आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, स्टेप आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखो फर्स्ट स्टेप का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसको Ka1 का है, Ka1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी Ka2 से। Ka1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किसी भी एसिड के लिए, किसी भी एसिड के जब एक से ज्यादा आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। देखो डाइबेसिक एसिड होगा तो उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितने होंगे, स्टेप आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितने होंगे? Ka1 एंड K2, यानी दो वाले होंगे, 2 होंगे सॉरी, ठीक है। इसी तरह से ट्राइबेसिक एसिड है तो ट्राइबेसिक एसिड के स्टेप आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितने होंगे? 3, Ka1 Ka2 और Ka3। और हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, सेकंड कम होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट H2S से जो प्रोटॉन रिलीज हुआ, H2S से जो H प्लस रिलीज हुआ, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H प्लस रिलीज हुआ। सेकंड स्टेप में नेगेटिव स्पीशीज से H प्लस आयन रिलीज हुआ, तो किसी भी नेगेटिव स्पीशीज से पॉजिटिव आयन निकलना ज्यादा टफ है, क्योंकि वो पॉजिटिव S माइनस जो है वो पहले ही इस पॉजिटिव को ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। यानी यहां पर न्यूट्रल फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट में फर्स्ट स्टेप में जो H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा है, और सेकंड में नेगेटिव आयन से रिलीज हो रहा है। तो नेगेटिव आयन से जब रिलीज होगा तो नेगेटिव आयन
किसी भी पॉजिटिव आयन को कंपैरेटिवली हार्डली रिलीज करेगा, मतलब सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम कम की वैल्यू कम होगी, यानी सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट कम होने का मतलब सेकंड स्टेप में जो आयोनाइजेशन है वो कंपैरेटिवली कम है। जैसे हम फास्फोरिक एसिड की बात करें तो फास्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड हो गया, तो H3PO4 और H3PO4 का फर्स्ट स्टेप H प्लस HPO, फर्स्ट स्टेप H3PO4 बेटा, तो ये आ जाएगा HPO4 H2PO4 माइनस एंड H प्लस। सेकंड स्टेप का देखो H2, सेकंड स्टेप का देखो बेटा HPO4 माइनस 2 H प्लस। थर्ड का देखो HPO4 माइनस 2 गिव्स PO4 माइनस 3 H प्लस। तीनों को ऐड कर दो तो जो ओवरऑल आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा H3PO4 3H प्लस PO4 माइनस 3। अब अगर हम तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1, इसका Ka2, इसका Ka3 और इसका Ka क्या हो गया ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप क्या करो Ka1 की वैल्यू ये रख दो, Ka2 की वैल्यू इससे निकाल के रख दो, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, मैंने बता रखा है। ठीक है, अब ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये और इधर से ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1H3PO4 बचा, 1PO4 माइनस और 3H प्लस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा Ka इक्वल्स टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। हमेशा ये मिलेगा, आप करके देख लो बेटा। एक मैंने अभी H2S वाला करके बताया था। अच्छा, हमेशा मैंने क्या कहा है, Ka1 ज्यादा होगा, Ka2 और कम होगा, Ka3 और Ka आयन Ka क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Ka की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन हमेशा ज्यादा होगा, यानी फर्स्ट स्टेप से जो H प्लस आयन मिले वो ज्यादा होंगे। ठीक है, यानी यहां पर अगर ये इसकी वैल्यू α1C है, ठीक है ना, या अगर मैं α1 ले लूं, अभी कंफ्यूजन नहीं करूं सी से, ये α2 है और ये α3 है, तो α1 हमेशा ज्यादा होगा। मैं आपको कंफ्यूजन होगा, मैं यहां से ले लेता हूं, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन α1 है या α2 है और या α3 है। तो फर्स्ट का यानी α1 ज्यादा होगा, α2 उससे कम होगा, α3 उससे कम होगा। यानी ये थर्ड स्टेप में आते आते डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन काफी कम हो जाएगा। यानी अब हमारे पास जब तक इन स्टेप आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन नहीं होंगे तो हम पर स्टेप के H प्लस आयन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो ये अभी वही कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है कि वाई ये रीजन पूछा हुआ है कि Ka1, Ka2 और Ka3। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन लिखा हुआ है कि द रीजन फॉर दिस इज दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम अ नेगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस कैन बी, ठीक है, इन सीन। अब वो एग्जांपल दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने H2S और H3PO4 का बताया था, तो आप इसको पोस्ट करके रीड कर लेना, और वैसे समझ में आ गया तो जरूरत भी नहीं है रीड करने की, वही चीज एक्सप्लेन की है। फिर मैंने एनसीईआरटी से ये टेबल कॉपी पेस्ट कर रखा है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, तो उसके दो
ये ऑब्जर्व वैल्यू है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, फास्फोरिक, ये आपको खाली वॉच करने, लर्न नहीं करने इनकी वैल्यू, ठीक है। सिट्रिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड हो गया, फास्फोरिक ट्राई, तो ये इनकी ऑब्जर्व वैल्यू है जो ये क्लियर इंडिकेट करती है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट तेजी से कम होते जा रहे हैं। आप देखो फास्फोरिक एसिड का फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट 7.5 10⁻³ है, तो फर्स्ट से सेकंड में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, और थर्ड में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन बहुत फास्ट है। हम H2SO4 में भी देखो तो फर्स्ट वाला तो वेरी लार्ज है और सेकंड वाला 1.10⁻² हो गया, ठीक है। तो एकदम ड्रॉप आ जाता है, बहुत ज्यादा ड्रॉप आ जाता है सेकंड आयोनाइजेशन में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ड्रॉप आ जाता है सेकंड आयोनाइजेशन में, जो ये ऑब्जर्व वैल्यू हमको क्लियर बता रही है। इसीलिए बेटा जब भी हम, बहुत बार आपने देखा होगा कि हम H2SO4 को लिखते हैं तो H2SO4 का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन लिखते हैं वो तो इस तरह से लिखते हैं। बहुत बार कभी बुक्स में आप देखना, फर्स्ट आयोनाइजेशन तो हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन के केस में हम इस तरह से लिखते हैं। यानी इसका मतलब H2SO4 के केस में भी जो सिग्निफिकेंट H+ आयन है वो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन से ही मिल रहे हैं। सेकंड आयोनाइजेशन से तो H2SO4 के फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, सेकंड में 100% आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है। सेकंड आयोनाइजेशन काफी स्लो है और काफी कम है, ठीक है। तो इसीलिए H2SO4 का स्टेप आयोनाइजेशन ऐसे लिखा जाता है। और बहुत बार तो फर्स्ट आयोनाइजेशन से अगर 100 H+ आयन मिल रहे हैं तो इससे 1 ही मिलने वाला है, ठीक है ना, इससे 1 ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने उसका वैल्यू देखा था, इसका जो इसका जो K है आई थिंक 2 × 10⁻² है। मतलब ये हुआ कि है ना, ये अगर 100 है तो ये 1 से भी कम आएगा या 1 के आसपास आएगा, ठीक है वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम बहुत बार क्या करते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन को इग्नोर करते हैं और H2SO4 का आयोनाइजेशन ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि ये जो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा सेकंड आयोनाइजेशन के टाइम, उससे क्रिएट होने वाले H+ आयन बहुत कम होते हैं, इस वजह से बेटा। तो बहुत बार अगर H2SO4 का आयोनाइजेशन ऐसे लिखा हुआ हो तो मुझे बच्चे पूछते हैं सर H2SO4 का आयोनाइजेशन तो ये होता है ना, तो देखो ये तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो जब कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, यानी दोनों H+ आयन पूरे दे रहा है, पर वो एक्चुअल प्रैक्टिस में, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। सेकंड आयोनाइजेशन को हम इग्नोर करते हैं H2SO4 के केस में, फर्स्ट को 100% आयोनाइज ले लेते हैं। और एक पॉइंट और मेरा डिस्कशन से निकल गया था जो मैं वापस डिस्कस कर ही देता हूं, क्योंकि कोई टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो हमने पीएच कंसेप्ट पढ़ लिया था, तो पीएच कंसेप्ट में बेसिकली मैंने आपको पीएच स्टार्ट करते ही ये डिस्कस कर लिया था कि जो पीएच है बेटा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, यानी पीएच स्केल टेम्परेचर डिपेंडेंट। पीएच स्केल जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, पीएच स्केल जो है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट करना था। हाँ, तो जो पीएच स्केल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल है। हम 298 केल्विन पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं आपको क्लियर करूं कि थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं। ये जो वाटर का सैंपल है 1 लीटर वाटर है, और 1 लीटर वाटर, ये 1 लीटर वाटर हो गया हमारे पास। 1 लीटर वाटर है, कब है? 8298 केल्विन टेम्परेचर पर। H2O gives H+ आयन एंड OH- आयन। और इसको मैं अगर ऐसे भी लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वाटर के अंदर जैसे H+ आयन रिलीज होता है तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो H2O से कंबाइन करके H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? H+ आयन। यानी जैसे ही ये H2O में ही ये H+ रिलीज हुआ, ये H+ इमीडिएटली वाटर से रिएक्शन करके
और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू H2O gives H plus and OH minus आयन, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू H2O gives H3O plus OH minus आयन। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे तो कोई टीचर गलत नहीं करता है, पर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये इस वाटर का आयनाइजेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर जब हम वाटर का आयनाइजेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तब हम Kw की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। Kw क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट। और अगर जब हम ये वाला कंसेप्ट अगर इस तरह से लिख रहे हैं तब हम वाटर का आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इस तरह से लिख देते हैं। तो कुल मिला के अभी हम इस चीज को लेके हमको परेशान नहीं होना है, आप कैसे भी लिखो हमारा आंसर आना चाहिए सही। ज्यादा अच्छा तरीका ये है। अब हमारे को मालूम है कि जब हम बात करते हैं 8298 केल्विन टेम्परेचर पर, तो मैं यहां टेम्परेचर यहां ले लेता हूं 8298 केल्विन टेम्परेचर। 8298 केल्विन टेम्परेचर मतलब हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तब यहां पर इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷। तो अब Kw की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो Kw की वैल्यू है, हमारे पास जो Kw का वैल्यू है वो 10⁻⁻14 आ रहा है। अब यही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाकर 63 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, हमने ये टेम्परेचर बढ़ाकर 63 कर दिया, तो उस केस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वाटर का बढ़ेगा। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम हीट करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है। तब ये हो जाता है 10⁻⁻�6.5, 10⁻⁻�6.5। अब इस केस में इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁻30। यही टेम्परेचर हमने जब 90 डिग्री कर दिया बेटा, यही टेम्परेचर जब हमने कितना कर दिया 90 डिग्री कर दिया, तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और बढ़ जाएगा और ये 10⁻⁻6 हो गया। अब ये जब 10⁻⁻6 हो गया तो Kw की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻12। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, अब अगर हम यूं बात करें तो Pkw, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, मेरे को उधर जाना है, तो मैं Kw की वैल्यू लिख रहा हूं। तो Kw की वैल्यू यहां आ गई 10⁻⁻14, यहां आ गई -13, यहां आ गई -12। ये तो किसकी वैल्यू डाल दी मैंने? ये वैल्यू डाल दी मैंने Kw की। और अगर मैं Pkw की वैल्यू डालूं यहां, तो Pkw की वैल्यू अब इस केस में -14 है तो 14 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मैं टॉप टू बॉटम देखूं तो क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम तो नहीं, मतलब इस एग्जांपल में, ठीक है, इस एग्जांपल को अगर मैं स्टडी करूं, इन ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं स्टडी करूं, तो हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो Kw की वैल्यू इंक्रीज, Kw की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। pH प्लस pOH का सम यानी Pkw डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? Kw डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुआ टेम्परेचर और Pkw हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Pkw हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर हमारे को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH स्केल बनाना हो, जब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH स्केल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट, एक काम और कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, उसके लिए मैं स्पेस सर्च कर रहा हूं। देखो, H प्लस एन 10⁻⁻7 है, तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाटर का pH कितना होगा?
वाटर का पीएच होगा, यही लिख रहा हूं बेटा, वाटर का पीएच कितना 7 और पीओच कितना 7। समझो मेरी बात को बेटा, मैं ये कह रहा हूं जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का पीएच कितना है 7, पीओच कितना है 7, लेकिन अब 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का पीएच कितना हो जाएगा 6.5। बात को समझना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6.5। वाटर का पीएच 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, वाटर का पीएच 90 डिग्री पर हो जाएगा, वाटर का पीएच 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा 6। वाटर का पीओच 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा 6। एक और अच्छी चीज आ गई, अब आप देख लो, क्या टेम्परेचर चेंज होने से पीएच चेंज होता है? यस। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं, लेकिन आप ये बहुत अच्छा एग्जांपल सेट हो गया बोर्ड पर। आप देखो, क्योंकि जब हम हीट कर रहे हैं, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो H प्लस आयन है 10⁻⁷, OH माइनस आयन है 10⁻⁷। तो pH और pOH ठीक है, दोनों के 7 हो जाएगी, क्योंकि H प्लस आयन pH क्या होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, और pH तो यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁷, जिसकी वैल्यू 7 आएगी। pOH क्या होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन 10⁻⁷ है, तो माइनस लॉग 10⁻⁷, तो pOH क्या आ जाएगा 7। उसी तरह से यहां सोल्व किया, उसी तरह से यहां सोल्व किया। यहां पर अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री पर pH क्या होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, मतलब 10⁻⁻⁶, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना बेटा। इसी तरह से अगर मैं pOH लूंगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन, और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन किसके बराबर आया 10⁻⁻⁶, तो pOH किसके बराबर आ जाएगा 6 के। यहां पर ये H प्लस आयन है, तो कितने हैं H प्लस आयन, ये रहे, मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूं बेटा, मैंने एरो लगा दिया इसलिए, ये रहा देखो एरो लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा मैंने, यहां लिखा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻⁶, और 10⁻⁻ माइनस लॉग 10⁻⁻⁶ की वैल्यू 6 है। इसका मतलब मैं 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6 और 7 क्या लिखूंगा, यूं आ रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज होने से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन वाटर में क्या हो रहा है इंक्रीज, तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है इंक्रीज। तो H क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है, तो OH माइनस आयन भी इंक्रीज, दोनों इंक्रीज। pH H प्लस इंक्रीज होगा तो pH डिक्रीज, यहां pH की वैल्यू 7 है 6, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर की pH डिक्रीज होगी, pOH डिक्रीज होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए बेटा, जो अगर मैं डिस्कस नहीं करता तो शायद आप एग्जाम में करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप सोचते हैं कैसे हो गया, क्योंकि हम जनरल क्या देखते हैं मतलब pH इंक्रीज होता है तो pOH डिक्रीज होता है, पर ये केस अलग है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के इफेक्ट पर Kw की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इनके सम चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसका मतलब अगर आपको कोई पूछे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर pH स्केल pH स्केल की रेंज क्या होगी, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH स्केल की रेंज 0 to 14 होगी। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH स्केल की रेंज क्या होगी, तो आप लिखोगे 0 to 13। और अगर आपको पूछा जाए 90 डिग्री टेम्परेचर पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर pH रेंज क्या होगी, तो होगी 0 to 12, ठीक है। तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्कस करूं pH स्केल को, थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूं 90 डिग्री वाले, तो 90 डिग्री पर अगर मैं pH स्केल को डिस्कस करूं तो 90 डिग्री पर pH प्लस pOH की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री पर pH प्लस pOH की वैल्यू आएगी 12, क्योंकि अभी देख